नमस्कार, टुडे हेडलाइंस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम मेरी बात में आज एक ऐसी शख्सियत जिनका लोकसभा चुनावों के लिए दारोमदार रहेगा जिन पर, और क्योंकि मीडिया जो है वो एक अहम रोल अदा करती है किसी भी चुनाव में, तो स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस की तरफ से एडवोकेट कुंवर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले जो रिसेंटली आप अपॉइंटेड हुए हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए, आपको इलेक्शन कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्ति हुई है, कांग्रेस ने नियुक्ति की है। किस तरह की जिम्मेदारी क्या मानते हैं? ये पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और बहुत ही कम समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी, इंडियन यूथ कांग्रेस के इंचार्ज कृष्ण एलावेरू जी, उन्होंने मुझ पे एक विश्वास जताया है कि जो यूथ कांग्रेस के कोटे में जो सीट्स आ रही हैं उसका जिम्मा मुझे दिया गया है और मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि कांग्रेस वो सीटें जीते और जो भी हमें मीडिया लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे करने पड़ेगी हम करेंगे। स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं आप, किस तरह से देखते हैं मीडिया क्या रोल प्ले कर रहा है आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, आज के युग में भाजपा ने मीडिया पे बहुत ही मजबूत पकड़ बनाई हुई है और कांग्रेस को जो अपने विचार रखने में बहुत ही समस्या आ रही है और लोगों तक अपने विचार जो हमने पहुंचाने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इसकी एक शुरुआत की है और हम सबको एक प्रॉपर ड्यूटी देकर उन्होंने भेजा है कि हमारी जो कांग्रेस की जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी सोच है, जो भी कांग्रेस लोगों के लिए करना चाहती है उसे आप अपनी स्टेट के घर घर तक पहुँचाएँ। उसी ड्यूटी के नाते अब पूरे पंजाब में हम अपनी टीम बनाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है इस वक्त अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो एक तरह से मीडिया किसी दूसरे के हाथों में खेल रहा है, क्या यही कह रहे हैं? बिल्कुल जी, आप देख सकते हो, न्यूज़ चैनल लगाइए, कांग्रेस पार्टी ने न्याय स्कीम की घोषणा की है। आप मुझे बता दीजिए एक आधा चैनल छोड़ के किस चैनल में उस स्कीम का कोई प्रोपोगेट कर रहा है? मोदी जी अगर कोई भी बकवास बात कर लें उसकी तो रोज ही आप देखेंगे मीडिया वाले से दिन में 20-20 बारी चलाते हैं चैनल वाले। जी न्यूज़ ने तो कमाल कर दी हुई। लेकिन जो नेशनल लेवल पे हो रहा है क्या वही आपकी पार्टी पंजाब में नहीं कर रही? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी, और आप मान सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार है और पीटीसी न्यूज़ जो कि अकाली दल चलाती है वो आज भी वैसे ही चल रहा है। और लेकिन जो बाकी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करें, केबल जो पूरा है वो माफिया बना हुआ है, पूरी तरह से सरकार के इशारों पर वो चल रहा है, किस तरह से आप? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी खासियत है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, सुनील जाखड़ जी की, कि हम पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं और ये हमारे हाईकमांड का भी यही आदेश है। हम अपने किसी वर्कर को भी बदमाशी नहीं करने देंगे, ना ही किसी लीडर को। लेकिन जो अभी चुनाव हुए, चाहे वो पंचायती चुनाव हो, चाहे वो पिछले चुनाव हो, वहां पर कांग्रेस की धक्केशाही देखने को मिली, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकाली दल अपना जनाधार खो चुकी है, भाजपा भी, और अब उन्हें हार का कोई बहाना था नहीं, तो उन्होंने इस चीज को बस एक मुद्दा सा बना लिया कि हमारे साथ धक्काशाही हुई है। अब मुझे बता दीजिए क्या धक्का हुआ है? क्या हमने फेक वोट्स डाली हैं? क्या हमने बूथ कैप्चर किए हैं? क्या किसी को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, अकाली भाजपा की ही मैं बात नहीं करूंगी, कई ऐसी पार्टियां हैं, जो सरपंची का चुनाव था वहां पर भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके नामांकन तक नहीं भरे जा रहे थे, और क्योंकि डायरेक्ट जो दबाव उन पर, पॉलिटिकल दबाव उन पर बनाया जा रहा था। और ऐसी कई न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा, चैनल्स पे ये खबरें चली हैं, जो लोकल मीडिया की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जी, कांग्रेस ने बिल्कुल फेयर प्रोसेस अपनाया इलेक्शंस में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी डायरेक्शंस थी कि बिल्कुल फेयर होना चाहिए। फिर अमित मंटू को क्यों जाना पड़ा? डीसी के पास वो गए किसी एक गांव पंचायत में, वहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने कोई ऐसा कुछ किया, अनफेयर मीन्स यूज किए हैं। जी, मुझे अब इस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ना मेरे जहन में है कोई। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसका डेफिनेटली, वो जो आप मुद्दा कह रहे हैं उसकी पिटीशन पेंडिंग है कोर्ट में, वो डीसी साहब के पास पेंडिंग है। मुझे लगता है उसका फैसला एज पर लॉ एंड ऑर्डर होगा। जो उन्होंने रिकोर्स लेना था, बदानी पंचायत की बात करें, बुंगल बदानी की, मेरे हिसाब से उनकी पिटीशन पेंडिंग है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एज पर लॉ उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी भी तरह का धक्काशाही, बदमाशी कांग्रेस बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी।
आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडिया बनकर सामने आ रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से उम्मीदवारों के जो वायदे हैं, दावे हैं, वो सोशल मीडिया पर भी प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा हैं या आम लोग जितने भी आजकल सोशल मीडिया पर हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी कांग्रेस अपना रही है सोशल मीडिया पर? जी, हमारी एक ही स्ट्रैटेजी है। पहले तो हम राहुल जी का एक ही वादा है कि जो हम वादे करेंगे उसे हम पूरा करेंगे। किसी भी वादे पे हम मुकरेंगे नहीं, जैसे मोदी जी मुकरे हैं। और हम लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी हमारी पार्टी जो वादा करेगी अपने मैनिफेस्टो में, वो एक एक वादा हम पूरा करेंगे। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स का है, चाहे वो न्याय स्कीम का है, चाहे और भी जो स्कीम्स हम दे रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी पंजाब में जो दावे, जो वायदे किए गए थे, वो कोई भी पूरा नहीं हो पाया। एक भी वादा आप अगर गिना सकें जो कैप्टन सरकार ने किया और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कैप्टन सरकार ने जो वायदे किए हैं उससे पूरा करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया हुआ है। 5 साल आपको लग जाएंगे, प्रोसेस ही पूरा नहीं होगा? नहीं, लोग कितना वेट करेंगे? किसानों का कर्जा माफ हो रहा है जी। जो स्मार्टफोन्स हैं उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है। वो नोटिफिकेशन इलेक्शंस के बाद मैं समझता हूँ कि वो भी आप युवा हैं, आपको ये पता होगा कि स्मार्टफोन से ज़्यादा ज़रूरी रोज़गार है इस वक्त। तो रोज़गार हमारी बेल्ट में अगर आप बात करें, एक पेप्सी को बार बार ये उठाई जाती है बात, क्या रोज़गार जो है वो बात कर रहे हैं? सुनील जाखड़ भी बार बार कह रहे हैं बहुत रोज़गार दिया। अमित मंटू की वॉल पर मैं एक दिन देख रही थी, FB पे उन्होंने पोस्ट किया, इतने लाख जो रोज़गार दिया है। आंकड़े जो हैं वो कितने सच हैं? देखिए, जो हमारे इलाके में पेप्सी का प्लांट आया, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इससे रोजगार एक तो डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट भी है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर्स, होटल्स, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर्स। मतलब कि ये जो एक व्यापार वहाँ पे जो फलेगा फूलेगा उस इलाके में, वो उस इलाके की सारी जनता को फायदा होने वाला है। आप अपने घर किराए पे दे सकोगे। तो एक तरह का एक पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल बन रहा है। लेकिन वहाँ पर जो इंडस्ट्री पहले ही चल रही है, अभी पिछले दिन हमने न्यूज़ देखी और हमारे चैनल ने वो प्रसारित भी किया कि जो इंडस्ट्री ऑलरेडी वहाँ पर चल रही है, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि लोकलाइट किसी को भी हम जॉब नहीं देंगे। उल्टा वहाँ पर लोकलाइट जितने भी बच्चे थे, जितने भी युवा थे, वो निकाल दिए उन्होंने। तो कैसे आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या फ़ायदा आम लोग को हो रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकलाइट से ज़्यादा मैं बात करूँगा मेरिट। आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए, जो एक्सपीरियंस है, जो उसे डिजर्व करता है, जॉब उसे मिलनी चाहिए और उन्हें मिल रही है। और जो मैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी सोर्स वहाँ पे पैदा हुई है। लेकिन स्किल्ड जो लेबर है वो लाने का जो काम है वो तो सरकार नहीं करना है। स्किल्ड जो कॉलेज नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी, तो स्किल्ड लेबर कहाँ से लाएंगे? इसी के तहत धार में ITI सैंक्शन करवाया गया है जी। जुग्याल वुमेन कॉलेज आ रहा है, पठानकोट में मेडिकल कॉलेज आ रहा है। लेकिन दिनेश सिंह बब्बू कहते हैं कि ITI कॉलेज उनके प्रयासों से आया है। मुझे बब्बू जी बहुत ही परमादरणीय हैं, पर मैं उनके प्रयास आज तक समझ नहीं सका कि वो 10 साल हमारे यहाँ से विधायक रहे, डिप्टी स्पीकर भी रहे, तो उनके प्रयासों से उनकी सरकार चलेगी तब कैसे आ गया? ये सुनील जाखड़ जी की देन है। उन्होंने इसे सैंक्शन करवाया है, वो पैसा लेके आए हैं, उन्होंने नींव पत्थर रखा है। बब्बू जी के प्रयास कहाँ पे है वो बेहतर जानते होंगे, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो सुनील जाखड़ का जो कार्यकाल है वो कितना आप संतुष्ट उससे नजर आते हैं? देखिए, सुनील जाखड़ जी का कार्यकाल मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा रहा है। एक तो ऑल ओवर एस्पेक्ट पे बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहा है। दूसरा, डेवलपमेंट पे सुनील जाखड़ जी जैसे बड़ा नेता होने से हमारे इलाके को काफ़ी जो फंड्स की जो कमी थी, वो हमारी वो डिमांड जो फंड्स की थी, वो काफ़ी हमें फंड्स मिली हैं। काफ़ी जो ब्रिजेस के सैंक्शन हुए हैं, प्लान्स, गवर्नमेंट कॉलेज सैंक्शन हुआ है, मेडिकल कॉलेज हुआ है, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पठानकोट में आए हैं। और अभी तो इंडस्ट्रियल एरिया में मैं समझता हूँ और भी 2-3 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जिसकी वजह ये सब जाखड़ जी की वजह से है। इंडस्ट्री की तो बात आपने कर ली, लेकिन दोबारा से चुनाव मैदान में सुनील जाखड़ हैं। अभी तक पठानकोट के लोग, मैं कहूँगी जांबाज हैं, जो डेली ऐसी सड़कों पर सफर करते हैं। अभी आप उधर से ही आ रहे होंगे, आप देख रहे हैं हाल शहर का। देखिए, शहर का ये जो हाल है, इट इज लाइक ये डेवलपमेंट जो है ये पूरी होनी है। हमारा अभी सीवरेज पड़ना है पूरे शहर में। ये तो हम पिछले 15 सालों से सुनते आ रहे हैं, सीवरेज पड़ना है। बीजेपी कहती थी कि सीवरेज पड़ना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अब कांग्रेस कह रही है कि सीवरेज पड़ना है। कांग्रेस ने बजट में स्पेसिफिकली 130 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया है सीवरेज के लिए। अब आप, ये कौन सा समझदार आदमी होगा जो पहले सड़कें बना ले,
और इलेक्शन निकाल ले और उसके बाद वही सड़कों को उखाड़ के वहाँ पे सीवरेज बनाए। कितना समय, आप डायरेक्ट बताएं कि कितना समय और लगेगा, जनता को वो समय दीजिए कि इतने समय में। मैं समझता हूँ कि सुनील जाखड़ जी जैसे बड़े नेता हमें मिले हैं, हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके को एक जो डेवलपमेंट करने वाला एक आदमी मिल चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल में ये सारा प्रोसेस शुरू भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा, और पठानकोट आपको एक बहुत ही बेहतर क्षेत्र मिलेगा डेवलपमेंट के हिसाब से। सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट का मैं जिक्र जरूर करूंगी, विकास पुरुष बताया सुनील जाखड़ को, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट्स हमने देखे, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि विकास के नाम पर, अभी तक रोजगार के नाम पर, हेल्थ के नाम पर कुछ भी पठानकोट में इतना बड़ा नहीं हुआ, कॉलेज अभी तक नहीं मिल पाया है ढंग का, तो क्या कहेंगे? देखिए, सुनील जाखड़ी का जो कार्यकाल था मात्र 1.5 साल का था पिछला, और उस कार्यकाल में वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की परमिशंस थी वो लेने में वो सफल हो चुके हैं। हेल्थ के सेक्टर में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, मेडिकल कॉलेज आने से आपको सेहत के सेक्टर में काफ़ी सहूलत मिलेगी। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो हमारा नेशनल मैनिफेस्टो है उसमें राहुल गांधी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि अब जो हमारा मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वो हम हर आदमी को मुफ्त में प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे जो सरकारी है। तो हर चीज़ को समय लगता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। जाखड़ जी ने वो प्रोजेक्ट यहाँ पे ले आए हैं। अब उसे इलेक्शन की वजह से कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है तो वो थोड़ा काम पेंडिंग है, पर वो सारा सैंक्शन हो चुका है और वो जल्दी शुरू होगा और इलाके को बहुत ज़्यादा जो हमारे इलाके की इम्प्रूवमेंट होगी। और जाखड़ जी ने एक वादा और किया है कि अमृतसर साहिब है, वहाँ पे हरमंदर साहब है, हम हरमंदर साहब से अपनी तुलना तो नहीं कर सकते, पर पठानकोट को अमृतसर के बराबर एक डेवलप्ड शहर वो बनाएंगे। और मैं समझता हूँ उसी के प्रति वो जो काम जो करने हैं वो कर रहे हैं। बजट में काफ़ी उन्होंने पैसे का प्रावधान इन्होंने रखा है अभी पठानकोट के लिए ही। तो मैं समझता हूँ हर चीज़ को थोड़ा समय लगता है। अमृतसर की आप बात कर रहे हैं ना, तो काली भाजपा क्रेडिट लेती है कि हमेशा से उन्होंने शहर की नुहार बदल दी, तो उनके नक्शे कदमों पर चलने की बात सुनील जाखड़ कर रहे हैं। नहीं जी, वैसी कोई बात नहीं है। ये जो अमृतसर की डेवलपमेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्पेशल सेंट्रल पैकेज उस समय अमृतसर को दिया था, वो पैसा सेंटर की सरकार से आया था, जिसकी वजह से अकाली दल की स्टेट में सरकार थी तो उन्होंने पैसा लगाया, पर उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि ये पैसे केंद्र सरकार से आए। तो डेफिनेटली पैसे कांग्रेस के हैं, और वैसे भी जो भी डेवलपमेंट करे हम उसके साथ हैं। एज अ सिटीजन आप सारे बैठे हो, डेवलपमेंट जो भी करना चाहे हम उसके साथ हैं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मोदी जी ने पिछले 5 साल में जो वादे किए उनमें से पूरे वादे कौन से किए हैं? और मैं पिछले 5 साल से एक चीज ढूंढ रहा हूँ, विकास कहाँ पे है? स्मार्ट सिटी बता दीजिए। फिर आपको क्यों लगता है कि लोग क्यों अभी भी कहते हैं कि हम साथ देंगे? या ये एक मीडिया कोऑर्डिनेटर आप हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक मीडिया द्वारा रचा गया है ये चीज? बिल्कुल जी, ये मोदी जी के जो अमीर दोस्त हैं जिनकी ये सरकार मोदी जी की चली है, ये सारे मीडिया हाउसेस बड़े बड़े उन्हीं के पास हैं, वही इन मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं। और डेफिनेटली वो लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो चाहते हैं कि मोदी रिपीट हो। तो जो कि मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने किसी गरीब के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अगर किया तो अंबानी के लिए किया, अदानी के लिए किया है, प्रोजेक्ट्स उन्हें दिलवाए हैं। अनिल अंबानी को राफेल का जो मुद्दा हुआ है ऑफसेट पार्टनर बनवाया मोदी जी ने। कांग्रेस के पास भी रॉबर्ट वाड्रा हैं, बड़े बड़े नाम हैं कांग्रेस के पास भी। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वो एलिगेशंस हैं, प्रूफ करें। 5 साल इनकी सरकार थी, रॉबर्ट वाड्रा जी पे एफआईआर करके उसे कोर्ट में केस चलाते, अब सिर्फ एक फॉल्स एफआईआर कर रहे हैं, उन्हें ईडी के पास बुला के ग्रिल करवा रहे हैं, और तब भी ईडी को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल है उसमें आम जनता पिस रही है? क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुम है। बिल्कुल नहीं जी, राहुल गांधी जी पिछले 5 सालों में एक बहुत ही बेहतर इंसान की तरह उभर के आए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत होती है, जबान क्यों फिसलती है बार बार? बिल्कुल नहीं जी, देखिए जो आदमी सच्चा होता है, जो दिल से बात करता है, जो लोगों का भला चाहता है, वो अपनी बात बेबाक ढंग से कर देता है। जो चालाक होता है वो मरोड़ के करता है, जैसे मोदी करते हैं। तो राहुल जी का मन साफ है, वो जो वादे करते हैं वो बिल्कुल पूरे करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसानों का जो कर्जा माफ हुआ है, आज तक पूरे विश्व में मुझे एक घटना बता दीजिए किसानों का कहीं कर्जा माफ हुआ हो। बड़े व्यापारिक घरानों के कर्जे माफ हुए हैं, पूरे विश्व में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, पंजाब में हुए हैं।
लेकिन खुदकुशियों का जो सिलसिला है पठानकोट में तो अगर नहीं है, पंजाब में अगर बात करें, ओवरऑल बात करें, पंजाब में वो अभी भी थम नहीं रहा है। कितने और प्रयास अभी भी चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल में अकाली भाजपा सरकार ने पंजाब को अंदर से खोखला कर दिया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने बहुत ही बेहतर प्रयास किए हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है यहाँ पे पंजाब में बहुत ही हद तक। आप देख सकते हैं कि पहले समय ऐसा था कि थाने एफआईआर करानी जाना हो तो आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं लेता था, लेकिन अभी तो पठानकोट में ये हाल है कि अपने ही कांग्रेसियों पे ही पर्चे हो रहे हैं। और ताज़ा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि अभी अभी जो न्यूज़ आ रही हैं कि अपने ही कांग्रेसियों पर ही जो पर्चे हुए हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि विधायक पर एलिगेशन लगाए हैं यहाँ पर कि हमारे अपने ही लोगों पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उस पे कानून अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन गुटबाजी आप नहीं कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कोई गुटबाजी नहीं है। जो सही सच्चा कांग्रेसी है वो कांग्रेस के साथ है, वो कांग्रेस के संगठित होकर खड़ा। जो कांग्रेस पार्टी को नहीं मानता, जो कांग्रेस पार्टी की सोच को नहीं मानता, वो कांग्रेस के खिलाफ अपने कोई गलत बयान देता है तो दे सकता है, पर वो आदमी सच्चा कांग्रेसी नहीं है और उसे मैं कांग्रेसी नहीं मानता। लेकिन अगर कुछ इंटरनली कुछ गलत होता है उसको उठाना भी तो एक नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर पार्टी कुछ गलत कर रही है, पार्टी कुछ गलत नहीं कर रही। पार्टी का जो सिस्टम है, पार्टी में पूरा कंप्लीट रिड्रेसल सिस्टम है। अगर किसी को कोई समस्या है तो एक प्रॉपर सिस्टम बना है, उस सिस्टम के थ्रू आप चलिए। चाहे आपको किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत, आप वहां से चलिए। अगर आपकी उस प्लेटफॉर्म पे या उस मंच पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो जरूर आप डेमोक्रेटिक कंट्री, आप अपने राइट अवेल कीजिए। सुनील जाखड़ को बाहरी कहा गया उम्मीदवार, पिछली बार भी कहा और इस बार भी पैराशूट उम्मीदवार हैं वो, इस तरह की बातें चल रही हैं। तो मीडिया कोऑर्डिनेटर होने के नाते कितना मुश्किल आपके लिए रहेगा ये जो कैंपेनिंग उनके लिए करना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सुनील जाखड़ जी बाहरी बिल्कुल नहीं है। पठानकोट में उन्होंने अपना एक घर ले लिया और यहीं से ही वो पठानकोट से ही अपनी राजनीतिक शुरुआत वो करेंगे। और मैं समझता हूँ जिला पठानकोट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जाखड़ जी ने गुरदासपुर की बजाय हमारा एरिया चुना और वो हमारे बीच रहेंगे। तो हम समझते हैं कि जाखड़ जी पे जो ये जो बाहरी टैग है वो बिल्कुल बेतुका है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। जाखड़ जी ने अपना घर यहाँ पे ले लिया हुआ है, यहीं पे वो अब रहेंगे, यहीं से वो अपनी राजनीति करेंगे। बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित नहीं किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित इसलिए नहीं किया कि अब बलि किसकी दें। कभी वो बब्बू जी के बोलते हैं, बब्बू जी धड़ धार की तरफ भागते हैं। कभी वो कविता खन्ना जी को बोलते हैं, कविता खन्ना जी बॉम्बे चले जाते हैं। स्वर्ण सलारिया जी भी डर डर के आ रहे हैं कि आऊँ या ना आऊँ। सन्नी देओल जी से पूछा, वो कहते हैं मैं कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जाखड़ जी को हराना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। क्योंकि जाखड़ जी ने जो पिछले 1.5 साल में अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं और लोगों में एक जाखड़ जी का बहुत अच्छा संदेश गया है कि जाखड़ जी ने बिना किसी विरोध से किसी भी वर्कर पे या किसी भाजपा के वर्कर पे, किसी आम नागरिक पे कोई भी तशद्दुद नहीं की। तो आप कह रहे हैं कि चेहरा इस वक्त बीजेपी के पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी। बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा जिसकी वो यहाँ पे बलि दे सके, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं? राजनीति में आप कदम रख चुके हैं, उसके बाद क्या योजनाएं आप देखते हैं? देखिए, जो जिम्मेवारी भारतीय युवा कांग्रेस ने मुझे दी है, पहले मैं उसी पे कंसंट्रेट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में चाहे मेरा एक छोटा सा योगदान है, वो योगदान मैं इस बारी देना चाहूँगा। तो इसके अलावा कोई ऐसी महत्वाकांक्षाएं आपकी नहीं है एमएलए की सीट के लिए? जी, अभी तो ये प्री मैच्योर सा क्वेश्चन होगा। अभी लोकसभा का चुनाव है, इसके बाद पार्टी हाईकमान जिसे भी समझेगी, जो भी हमारे सुजानपुर में कैपेबल लीडर होगा, जिसे भी पार्टी टिकट देगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन सुजानपुर में हर बार गणित बिगड़ जाता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि नरेश पुरी है एक तरफ, विनय महाजन है, कई सारे कैंडिडेट्स निकल आते हैं कि हमें टिकट चाहिए, कांग्रेस धड़ों में बट जाती है। तो आपकी बारी जब आएगी तो इस तरह का कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, हर एक आदमी को अपना हक मांगने का अधिकार है। नरेश पुरी जी के पिताजी ने बहुत ही बड़ा योगदान है उनका सुजानपुर के लिए। विनय जी के पिताजी भी विधायक रह चुके हैं 10 साल, और बाकी हमारे देवेंद्र दर्शी जी हैं, चौधरी राजवीर जी हैं, साहिब सिंह साबा जी हैं। अमित मंटो का नाम आपने ले लिया? मैं उनका नाम लेने वाला था। अमित मंटू जी मेरे बड़े भाई हैं
जिन्हें भी पार्टी जिसे भी टिकट देगी, चाहे उसमें मैं भी आता हूँ, अगर मुझे कंसिडर करेंगे तो हम पार्टी के साथ हैं। जिसे भी टिकट देंगे हम उसका बिल्कुल ईमानदारी से साथ देंगे और बिल्कुल दिन रात एक करेंगे उसके लिए। तो इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, मीडिया के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मीडिया से मेरी सिर्फ यही एक गुजारिश है कि जो फेयर जर्नलिज्म, जैसे कि आपका चैनल है टुडे हेडलाइंस, मैं आपको बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप पठानकोट में एकमात्र चैनल मैं कह सकता हूँ धन्यवाद जो फेयर जर्नलिज्म कर रहा है। तो फेयर जर्नलिज्म कीजिए और जो लोगों के बीच में सच्ची बात है वो रखिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो आम जनता के लिए, जो वोटर्स हैं, उनके लिए आपका संदेश जरूर लेंगे। वोटर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, अगर आप कांग्रेस को वोट करते हो तो न्याय स्कीम के अधीन हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया मिलेगा। हमारी मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में मिलेगी। हमारी मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में, सेंट्रल जॉब्स में मिलेगी। हमारे किसानों के लिए सेपरेट बजट होगा, फ्री हेल्थ केयर होगा, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंडर आएंगे। तो कांग्रेस वो वादे कर रही है जो वो पूरे कर सकती है। और जो ये जो न्याय स्कीम है, ये भी एक बहुत ही क्या कहते हैं, लोगों के लिए जो सोशली डाउन ट्राउडन है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है कि जो लोग जिनकी एक मिनिमम वेजेस नहीं है उन्हें कांग्रेस पार्टी वो मिनिमम वेजेस देगी। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मोदी जी की तरह जुमला नहीं होगा। हमारी सरकार बनते ही पहले महीने से ही इस स्कीम को लागू किया जाएगा और हिंदुस्तान के 25 करोड़ परिवारों को इसका फायदा होगा। 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं तो ये जो वायदे, जो मैनिफेस्टो की ये बात कर रहे हैं, आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस इस पर कितना खरा उतरती है अगर सत्ता में आती है तो। फिलहाल इस मुलाकात में इतना ही। नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।